हेलो गाइस, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। अब क्योंकि 2 महीने बचे हैं केवल कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट जीएसआई के एग्जामिनेशन में और गेट के एग्जामिनेशन में, तो इस लास्ट 2 मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड विल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन द मेथड्स एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखने चाहिए, सो दैट लास्ट लास्ट में आके आपकी तैयारी थोड़ी सी डगमगा ना जाए। क्योंकि लास्ट 2 जो मंथ्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ जब से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तब से मैंने ये देखा है कि अच्छे स्टूडेंट्स जिनका काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है वो लास्ट 2 मंथ्स में या 1 मंथ में पैनिक करके कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो उनको कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं जितने उनके एक्चुअली आने चाहिए थे। तो वो कुछ मिस्टेक्स हैं या एक तरह से कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको शुरुआत से ही लेने हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप विल ब्रेक इट डाउन। तो लेट्स बिगिन। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब उसका टाइम पास आ जाता है, एट दैट टाइम यू हैव टू गेट इन दैट माइंडसेट कि अब थोड़ा स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करना है, राइट। स्ट्रैटेजी से रिवीजन करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करने वाली है वो ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मे इट बी एनी फैक्चुअल टॉपिक या फिर कोई एक एनालिटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स हैं, एमएसक्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, यू शुड फॉलो इट इमीडिएटली बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, आपको इनफ प्रैक्टिस मिल जाएगी उससे। क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले ही पता है, बिकॉज वो कई बार आपके सामने से निकल चुके हैं। तो एक टेस्ट सीरीज़ हो तो इट हेल्प्स कि आपके पास एक बैंक है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा रिवीजन के लिए मटेरियल है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हो। तो जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कि आप रिवाइज करो एंड यू सॉल्व द क्वेश्चंस, और उसके बाद जो नहीं बना उसे फिर से रिवाइज करो, राइट। और ऐसा करने से क्या होता है कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट बहुत पहले प्रिपेयर किया था, राइट, उस समय आपको जिस लेवल पे वो समझ में आया था, जब आपने एकदम काम माइंड से चीज़ें समझ के उसको तैयार किया था, अब वो कॉन्फिडेंस दोबारा रिगेन करने में आपको वो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़िए एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसका आंसर सही होता है या आपको कंसेप्ट्स याद आते हैं, दैट गिव्स यू इमेंस कॉन्फिडेंस कि ओके, अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसको टैकल कर सकता हूँ। आई कैन टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और कुछ वैरायटी के ही क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग कॉन्फिडेंस। इसके बाद अगर आप लेट्स से लास्ट 2 मंथ्स की अगर हम बात करें और आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि एक टाइम फ्रेम देना है हर सब्जेक्ट को, जो कि डिपेंड करेगा आपके ऊपर भी और जनरली वो टॉपिक कितना मेजर है। जैसे आप पेट्रोलॉजी है या जियो फिज़िक्स है या जियो मॉर्फोलॉजी, जो कि बड़े टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए आपको एक वीक देना है। अब अगर 2 महीने की बात करें तो देयर आर ओनली 8 वीक्स दैट आर लेफ्ट। लगभग 16 टॉपिक्स हैं, राइट। और उसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो तो वो जल्दी रिवाइज हो जाएं। जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको आप एक वीक दे सकते हो, या जनरली ट्राई करो कि एक एक वीक में 2 टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएं, एक बड़ा टॉपिक, मेजर टॉपिक, और एक माइनर टॉपिक लाइक रिमोट सेंसिंग। ये उसके साथ साथ चलता रहेगा। सो टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है। जब भी आप टाइम टेबल बनाओ लास्ट 2 मंथ्स का, तो मेक श्योर यू राइट अ टाइम फ्रेम फॉर एवरी सब्जेक्ट, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको जो नहीं समझ में आती हैं या आपको जो लगता है रिवाइज कर लेना चाहिए। एंड दिस इज इमीडिएटली शुड बी फॉलोड बाई सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो एक तो टाइम फ्रेम आप डिसाइड करो, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू बिफोर यू यू नो लास्ट लेग जो प्रिपरेशन का है आपका उसमें जाते हो। आप 2 सब्जेक्ट्स भी एक बार में टारगेट कर सकते हो। और लास्ट वीक होगा जो आपका, जनवरी का लास्ट वीक कह लो, उस वीक में आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाओगे। मीन्स आप एक टाइम फ्रेम में अपने आप को चेक करोगे कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, बिकॉज नोइंग द सब्जेक्ट और स्कोरिंग मार्क्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बिकॉज मार्क्स स्कोर करने में इट नॉट जस्ट द नॉलेज, उसमें स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट में हमने पहले भी एक वीडियो किया है, अगर आपको वो देखना है तो यू कैन सी दैट कि किस तरह से अलग अलग एग्ज़ाम्स में किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। नाउ उस वीक में आप, या
उस लास्ट के 2 वीक्स में जो आपके कुछ छोटे सब्जेक्ट्स बचे होंगे, तब आप मॉक टेस्ट लगा के उनको रिवाइज कर सकते हो और मॉक टेस्ट में अपने आप को जज भी कर सकते हो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक, कि आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम दोगे तो उस समय आपका किस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है। एंड इट इज़ पर्सनल, वो सबका अलग अलग होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एप्टीट्यूड को काफ़ी जल्दी से टैकल करके दे मूव ऑन टू द टॉपिक्स लाइक जो सेक्शन ए है या जियोलॉजी टॉपिक है, या हम यूपीएससी के कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट वाले प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें भी कुछ लोग होते हैं तो जीएस के सेक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कुछ होते हैं जो जियोलॉजी में भी उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जैसे फैक्चुअल सेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आप अपने आप को टेस्ट करो, राइट, कि आपको कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम फ्रेम में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, एंड दैट यू कीप इट टू द मॉक टेस्ट उसके लिए अलग से रखिए आप, कि एग्ज़ाम में जाने से पहले उस तरह के कई पेपर्स आप लगा चुके हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एकदम सरप्राइजिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ द माइंडसेट दैट यू हैव टू बी इन जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि आप कैसे अपना एक स्कोर जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो इन लास्ट 2 मंथ्स में। पढ़ तो आपने लिया है, पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, तो आप जब रिवीजन करने के लिए टॉपिक पिक करोगे, राइट, होता है ना कि हमको क्या होता है कि जो टॉपिक हमको इजी लगते हैं उसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, कुछ टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं आप उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हो, और या फिर उसका अपोजिट भी हो सकता है, कुछ लोग होते हैं जिनको जो टॉपिक ईजी लगता है वो उसको ही पढ़ना प्रेफर करते हैं, जो नहीं बनता उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको करना क्या है, यू हैव टू, आपको देखना है कि आपको कौन से टॉपिक पसंद है, फिर आपको देखना है कि कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा टॉपिक है, और फिर आपको उसमें जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपको पिक करना है क्योंकि ये मुझे पसंद भी है और ये मेरे को इस अच्छे मार्क्स भी ला के देगा, उस टॉपिक को आप पिक करिए। तो उससे आप शुरू करिए, तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि स्कोर भी हो रहा है और आपको पसंद भी है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज होते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। एंड वो कहाँ से आएगा कि कौन से टॉपिक स्कोरिंग है, तो वो शीट में आपको दिखा देता हूँ कि ये जनरल एवरेज मार्किंग है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है। तो ये गेट के लिए है, जैसे 14% आप देखेंगे कि अराउंड पेट्रोलॉजी से पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी अपने आप में टोटल 14% मार्क्स कैरी करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जियो फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी कॉम्बाइंड करके अराउंड 10%, मिनरलॉजी, जियो केमिस्ट्री, ये सब ऐसे बड़े टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो आप अगर शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन तो मेक श्योर कि आप इन सब को पहले ही कंप्लीट करके रखो। इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उनको पहले ही कंप्लीट करके उसके क्वेश्चंस लगा के यू गेट ऑन अ सेफर साइड कि आपके जो कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं जिसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो आपके ऑलरेडी हो गए हैं। एंड दैट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो। ठीक है, अब क्या करना है, टॉपिक्स पिक कर लिया आपने, फिर आप उसके आपने रिवाइज कर लिया उसको, फिर आपने उसके क्वेश्चंस लगाए। अब एप्लीकेशन जब क्वेश्चंस पे करोगे तो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और सीमेंट होता जाएगा और ज़्यादा प्रूफ होता जाएगा। तो वो क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग निगलेक्ट करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि लास्ट में रिवाइज किया और बस दे कंसिडर इट टू बी डन, लेकिन इट इज़ नॉट डन। इट इज़ done only when you have solved around 50 to 60 questions of the major topics, and that will complete that will uh, contain all the concepts that are there in that major topic। देख, जैसे अगर हम let's say we talk about igneous petrology या मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, उसमें फेज डायग्राम के क्वेश्चन, टेक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट, उसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, हर तरह के टाइप के क्वेश्चंस आप कर लो, विच विल अराउंड टू 50-60 क्वेश्चंस अगर आप करते हो किसी अच्छे क्वेश्चन बैंक से, तो मोर और लेस सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। जो माइनर हैं उसमें आप 25 to 30 क्वेश्चंस करते हो अगर, तो जैसे रिमोट सेंसिंग है या हाइड्रोलॉजी है, ये थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें आपका 25-30 क्वेश्चन से मोर और लेस जितने भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, अगर आप सॉल्व कर रहे हो टेस्ट सीरीज, जो कि करना ही है, थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में करके आप इसको एक टाइम फ्रेम में सॉल्व करिए, क्योंकि एक अंडर प्रेशर सॉल्व करने में आपके में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं इस इतने टाइम में इसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ,
राइट, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो दैट इज़ टाइम बाउंड, तो थोड़ी उसकी प्रैक्टिस साथ में रखेंगे तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। ऑटोमेटिकली आपका होता जाएगा, वो आपके अंदर मसल मेमोरी में आ जाएगा कि अभी इतना टाइम बचा है, इतने क्वेश्चंस बचे हैं, तो कैसे करना है। तो ऑलवेज, तो टेस्ट सीरीज़ में तो ये फ़ायदा भी होता है कि टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी टाइम बाउंड ही होते हैं, तो आपको विद इन टाइम में ही उसको कंप्लीट करना है, तो वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ कि मान लो आपने रिवाइज कर लिया, आपने क्वेश्चंस भी लगा लिया, और फिर कुछ टॉपिक्स हैं आपको पता चलता है कि ये टॉपिक्स मैं भूल जाता हूँ, राइट। तो व्हाट यू डू कि एक A4 शीट बनाओ, राइट। एक इस तरह की A4 शीट बनाइए जिसमें आप वो टॉपिक्स के केवल वो पॉइंट्स लिखिए जो आपको भूलते हैं, राइट। क्योंकि कुछ तो भूल नहीं रहा होगा आपको, तो वो जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तभी आपको पता चलेगा। जब पढ़ते हैं हम उस समय नहीं पता चलता कि क्या क्या टॉपिक्स हमको भूल रहे हैं। जब आप उसके क्वेश्चंस लगाते हो और जब उस समय कन्फ्यूजन आता है ऑप्शंस देख के, तब आपको समझ में आता है कि ओके यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है। तो उसको आप फाइनली एक पेपर में लिख लो। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आपका 1-2 शीट से ज़्यादा नहीं बनेगा फॉर एवरी टॉपिक, और यही शीट आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है। जैसे हर वीक में, जैसे आपने इस वीक वो टॉपिक पढ़ा, अब इसके बाद जितने वीक्स आएंगे उसमें बस वो शीट आपको रिवाइज करना है। यू डोंट हैव टू गो बैक टू द होल टॉपिक अगेन। तो वो शीट आप रिवाइज करते रहो, एंड आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, ठीक है। तो इससे आपका मार्क्स में डेफिनेटली कुछ इंक्रीमेंट तो होना ही है, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन आफ्टर यू हैव पिक्ड द टॉपिक, और आपने एक प्लान बना लिया है कि इस वीक में ये टॉपिक्स करने हैं, तो उसमें आप फिर यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। अगर आप NATs में थोड़ा सा घबराते हो, विच इज़ प्रेटी नेचुरल, क्योंकि बहुत लोग जियोलॉजी के BSc MSc कोर्स में बहुत NATs हमारे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स में नहीं होते, ये गेट में ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो उस समय उस तरह के क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा घबराहट होना इज़ वेरी नेचुरल। आपको क्या करना है कि आप जैसे कोई भी टॉपिक जैसे आप वीक में पढ़ रहे हो, राइट, तो उसमें जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं उसको आप लिखो। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप टेस्ट सीरीज में लगाओगे। उस तरह के क्वेश्चंस में आप वैल्यू चेंजेस करके देखो। जैसे जनरली मैं आपको बताऊं तो जियो केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आते हैं विच आर रिलेटेड टू मेल्टिंग, इक्विलिब्रियम मेल्टिंग और फ्रैक्शनल मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक। तो उसमें आप कुछ वैल्यू चेंज करके देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। या फेस डायग्राम में लिवर रूल में आप थोड़ा बहुत शिफ्ट करके देखो, तो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस टैकल करने हैं, किस तरह से ग्राफ को रीड करना है। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज उस समय जब आप एग्ज़ाम मोड में हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं आती। जो आपकी मसल मेमोरी में है, जो आपने बहुत बार किया हुआ है, वो ईजिली आपसे हो जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज यू आर अंडर प्रेशर। तो वो चीज़ आप पहले ही कर लो। तो फार्मूला लो, उसके क्वेश्चंस लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज करके उसको और प्रैक्टिस करो, और ये चीज़ रिपीट करते रहो फॉर एवरी टॉपिक। और अगर फार्मूला आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो डेफिनेटली जो आपने A4 शीट बनाई है हम उसमें उसको लिख लेंगे एंड विल कीप ऑन रिवाइजिंग इट। तो उससे क्या होगा कि आपका वो फार्मूला एक्चुअली ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा क्योंकि आप इतनी बार उसको गो थ्रू करोगे, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको करना तब तक है जब तक वो नेचुरली आपके अंदर नहीं आ जाता। जैसे ये क्वेश्चन है, इस गेट के क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अबाउट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब सिंपल फार्मूला हमको पता है कि भाई रिटार्डेशन इज बाय डिफरेंजेंस इनटू थिकनेस। लेकिन जब भी आप ये रिवाइज करो, मान लो आप रिवाइज कर रहे हो, उस रिवाइज करते टाइम आप देखो कि ये फॉर्मूला माइकल लेवी चार्ट में किस तरह से डिपिक्ट किया गया है, इसको किस तरह से हम, जब आप रिवाइज करो तो पूरा बैकग्राउंड में जाके माइकल लेवी भी रिवाइज कर लो कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर कलर क्या होता है, राइट। कौन कौन से, अगर बाय रेफरेंस कम होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर की तरफ जाएगा, या बाय रेफरेंस ज़्यादा होगा तो वो सेकेंड ऑर्डर की तरफ जाएगा, थर्ड ऑर्डर की तरफ जाएगा। तो वो जो वेरिएशंस हैं, डायरेक्टली फार्मूला तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, साथ में इसको भी कर लो सो दैट आपका पूरा एक कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएगा। एंड दैट इज़ हाउ यू गो ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, ठीक है। और जो भी आपको हल्का सा भी लगे कि ये भूल रहा है तो आप उसको एक A4 शीट में लिखते जाओ। सब कुछ मत लिख देना। सब कुछ लिखने का फिर मतलब ऐसा नहीं रखना है कि आप पूरा एक नया नोट्स बना रहे हो। आपको वही चीज़ लिखनी है जो चीज़ आपको लगता है कि थोड़ा सा
इसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डू ओनली दैट, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल एक्चुअली मेक योर प्रिपरेशन वेरी फुल प्रूफ, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि ये सब चीज़ें हैं जो मुझे भूलती हैं। जैसे आप मिनरलॉजी पढ़ रहे हो तो कुछ मिनरल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हार्डनेस है, राइट, जैसे डायफिनिटी है या टेनेसिटी है, इस पर कभी कभी मैच द कॉलम या टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी, अपने आप को ये एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ हमको भूलती है और इसको हम लिख के रखेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट आंसर करेक्ट। वो सही करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप वीक में 2 बार रिवाइज करते जा रहे हो उसको। तो ठीक है, और अपना स्पीड पे भी काम करिए कि टाइम फ्रेम, मैंने आपको पहले ही बोला कि एनएटीज़ या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको टाइम फ्रेम में करिए, राइट। आप पूरा टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगता है कि एनएटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको लास्ट के लिए रखो, ठीक है, ताकि एनएटी की वजह से आपके बाकी क्वेश्चन सफ़र ना करें कि आपके लिए उसके लिए टाइम नहीं बच रहा है। और धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इट विल बिकम नेचुरली स्टार्ट कमिंग टू यू कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ गलती होती है, यूनिट का ध्यान रखना है एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर आता है एमएसक्यू वाला पार्ट। अब एमएसक्यू वाले पार्ट में कई बार आप एक ज़्यादा मार्क कर देते हो या एक कम मार्क कर देते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है कि अगर आपकी नॉलेज स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आप देखो कि कोई भी जो स्टेटमेंट है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि वो गलत हो सकता है। अगर एक भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द नेचुरल हैजार्ड्स लिस्टेड बिलो कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स। तो अब आपको जैसे सुनामी पता है कि अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, उस वजह से होता है, लैंडस्लाइड अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, साइक्लोन्स या लाइटनिंग, ये ज़रूरी कोई इसका, ये एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस हैं। साइक्लोन्स जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है, इसके लिए अर्थक्वेक का आना ज़रूरी नहीं है, इसलिए दिस विल नॉट बी द आंसर। तो ऐसा आपको निगेट करते हुए जो भी गलत ऑप्शन है उनको काट देना है, जो भी बच रहा है लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली वो सही होगा। इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए एमएसक्यू सही करने के लिए, राइट। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बाइवल्स आर फ्री लाइंग बाइवल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग बाइवल्स आर बरोइंग बाइवल्स। तो उस फैक्चुअल नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वाला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें निगेशन वाला मेथड वर्क करता है। फाइनली फैक्चुअल पोर्शन में आप क्या करो, फैक्चुअल पोर्शन की अगर हम बात करें कि एनएटीज़ की बात कर ली, एमएसक्यू भी कर ली, फैक्चुअल पोर्शन में जब भी आप पढ़ रहे हो तो उन चीज़ों की शीट्स बनाते रहो। इस तरह की जब शीट्स बन जाएंगी और उसको रिवाइज करते रहोगे, क्योंकि फैक्चुअल पोर्शन को अच्छे से अटेंड करने का केवल एक तरीका है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे इट विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। समझ के रिवाइज करना है, तो जब आप पढ़ते हो तो उस समय समझ में आ जाता है, बट कुछ टर्म्स ऐसे हैं या इतने सारे चीज़ें हैं करने के लिए फैक्चुअल में, जैसे ओर जियोलॉजी हो गया, पेलियोंटोलॉजी हो गया, स्ट्रेटिग्राफी हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा डेटा है। तो आप उसको मेक श्योर करो कि हफ्ते में 2 बार वो आपकी आंख के सामने से निकल रहा है, जो चीज़ आपको भूलती है, राइट। कोई डिपॉजिट्स हैं, जैसे क्रोमाइट डिपॉजिट्स हैं इंडिया में, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब आपको एक तो याद है, आपको सुकन्ना माइंस याद है, लेकिन आपको दूसरा नहीं याद आ रहा है, तो आप उसकी लिस्ट बना लो, तो आपको वही चीज़ दिखती रहेगी बार बार, तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। कि आप मतलब आपको ये डर लगना बंद हो जाएगा कि आप रिवाइज कर रहे हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के सही होने के चांस आप बढ़ा रहे हो। ये शीट आप जो बनाओगे कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्सरेज और ब्रैक्स लॉ पे बना हुआ शीट है। जो लोग इसको भूलते हैं वो इस तरह का शीट बना सकते हैं, कुछ लोगों को एनईटीज़ के फॉर्मूले का शीट बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन। बट ये अगर आप कंसाइज कर लोगे ना, तो फिर एक वो पूरा रिवाइज फिर से करने का जो प्रेशर है 2 महीने वो हट जाएगा। आपको पता है कि ये एक शीट है मेरे पास, इस शीट में जो चीज़ है वही मेरे को भूलती है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी व्हाट यू कैन से आपको कॉन्फिडेंस देने वाला पॉइंट होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर आपकी एकदम क्लियर है। बस ये शीट अगर आप रिवाइज कर लेते हो, योर कॉन्फिडेंस विल शूट अप, एंड दैट कॉन्फिडेंस से अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर।
तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने फॉर्म भरा है तो, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो भी आप ये लास्ट 2 मंथ्स में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन में लाके आप ये एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली कि अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो कैसे करूँगा, कहीं कम हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई नहीं करी है। आप सब कुछ भूल जाओ, पढ़ा है तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छा है। अच्छा तो नहीं मतलब, तो भी मतलब बहुत प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। आप बस इसको एग्ज़ाम को लाइटली मत लो कि अब इसको छोड़ मत दो। जस्ट इन 2 महीने में व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट गिव योरसेल्फ अ टाइम पीरियड विद इन स्ट्रैटेजी, विद डिसिप्लिन, एंड थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में रख के ये फॉलो करो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। जितना आप स्कोर कर सकते हो तो उससे ज़्यादा ही स्कोर करोगे, ठीक है। क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। अवॉइड यूनिट एंड डायमेंशंस की मिस्टेक। एकदम ही रैंडम और वाइल्ड गेस करने से बचो, बिकॉज दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन नेगेटिव मार्क्स। और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आप जब टेस्ट दे रहे हैं तब दीजिए। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं देन आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर कि मार्क्स अच्छे जितने भी आ रहे थे उससे बेटर ही आएंगे, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकती है। आई होप कि दिस वीडियो हेल्प। और अगर कोई और ऐसी चीज़ है इस किसी भी टॉपिक में, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो चीज़ इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई है, एंड यू वांट मी टू डिस्कस इट, और आपको कुछ उसके 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 अराउंड कुछ नॉलेज चाहिए, उसके अराउंड कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट, and we'll definitely get back with another video. So thank you, and all the best for your exams.